चलिए, तो हम जो कल पढ़े थे कि कैलोरीमेट ये हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, यहाँ यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या किए थे, हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज देखे थे, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होता है कि हम यूनिट मास का या यूनिट मोल का, यहाँ पर भी मोल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी मोलर हीट कैपेसिटी कह सकते हैं, ठीक। अभी ये जो हीट कैपेसिटी हमने डिफाइन की है, ये ग्राम हीट कैपेसिटी है, ग्राम हीट कैपेसिटी। नाम से बहुत मतलब नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए, ठीक है, नाम से बहुत मतलब नहीं रखना है। यहाँ ये मोलर हीट कैपेसिटी है। मोलर हीट कैपेसिटी मतलब क्या हुआ कि आप इसी को लिखेंगे पर S इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन एन डी टी लिखेंगे, जहां एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, पर यहाँ स्पेसिफिक यूज नहीं किया गया है, तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। अब हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके लिए डिफाइन करते हैं, इसको यूनिट मास के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक, और यूनिट मोल के लिए। जब आप यही चीज 1 रख देते हैं, यही चीज 1 रख देंगे या यहाँ पर m की जगह 1 रख देंगे, तब उस केस में जो हम लोग हीट कैपेसिटी डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, और कुछ नहीं है, ठीक। तो इसको हम लोग जब लिखेंगे तो उसको हम लोग C से लिखते हैं, C इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, और कुछ नहीं। यहाँ m या n की जगह यूनिट हो गया है, 1 हो गया है, ठीक है ना। गैसेस के लिए हम लोग जो डिफाइन करते हैं CV, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसको लिखते हैं डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट V। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट P, ये भी हम लोगों ने बता दिया था। फिर हम दिखाए थे आपको कि CP CV से कैसे बड़ा होता है, ये भी आपको बता चुके थे। उसके बाद एक और चीज आपको बताए थे कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी, हाँ ये भी दिखाए थे कि डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब आप बात करेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डी डब्ल्यू 0 हो जाएगा, डी क्यू डी यू के बराबर आ जाता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं CV इज इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या डी यू इज इक्वल्स टू CV dt, ठीक है, फॉर 1 मोल। फॉर n मोल आप लिखेंगे du इज इक्वल्स टू NCV dt, ठीक है, n मोल्स के लिए du इज इक्वल्स टू NCV dt, ठीक है। एक दो चीजें और हमने चर्चा की थी, जैसे CT स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से डेल क्यू अपॉन टेम्परेचर 0 हो जाता है, ठीक है, dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर t कांस्टेंट है तो dt 0 हो जाएगा, तो डेल क्यू अपॉन 0 यानी CT क्या आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है, ठीक। और एक और चीज बताई थी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ठीक है, स्मॉल एस नहीं है, ये वाला स्मॉल एस नहीं है, कैपिटल एस है, एंट्रोपी वाला। तो एंट्रोपी में जब एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, ds इज इक्वल्स टू dq अपॉन t, dq जब कांस्टेंट, ds अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है यानी s कांस्टेंट है, ठीक, s कांस्टेंट है तो ds 0 हो जाएगा, ठीक, दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है, चलिए दिख रहा होगा, ds 0 हो जाएगा, ds 0 यानी dq 0, dq 0 यानी ऊपर 0 अपॉन dt, यानी क्या आ जाएगा 0, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट एंट्रोपी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये चीज हमारी पुरानी चर्चा थी, आशा है आप लोगों को सब कुछ रिवाइज हो गया होगा एक बार। अब हम लोग आज आगे बढ़ते हैं, क्विक रिवीजन था ये। एक और बात कि कुछ बच्चों ने मुझे कल रिस्पॉन्स दिया कि सर ठीक है आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा है ना, और कुछ बच्चों ने मुझे नोट्स भी दिखाया कि सर नोट्स देखिए ऐसे ही बनाए क्या। मैं उनको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए नोट्स जो है, आप जो आपने एग्जाम के लिए नोट्स बनाए हैं वो आपका हो सकता है 60-70 पन्ने का, उसमें आप थियरीज लिखिए। लेकिन ये जो नोट्स है, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि दिस इज फॉर कंपटीशन, तो ये नोट आपका 20 से 30 पेजेस में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट आपका 15 से बहुत है 15-20 पेज में कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, वो भी इतने छोटे से टॉपिक का,
है ना। तो जितना मैं आपको लिखवा रहा हूँ आप सिर्फ उतना ही लिखिए, उसमें एक दो वर्ड्स और जोड़ सकते हैं अपने समझने के लिए, पर आप डेफिनेशन मत लिखिए। डेफिनेशन आप कभी भी गूगल से सर्च कर सकते हैं, आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स पे ध्यान देने हैं और फॉर्मूला पर ध्यान देना है। तो आपका ये जो नोट्स है वो इस हिसाब से आप बनाइए कि आपको रिवाइज करने में सिर्फ 2 से 3 घंटे लगे, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट डिस्क्रिप्टिव नोट्स, आप इसके लिए डिस्क्रिप्टिव नहीं बनाएंगे, 8-10 पन्ने 20 पन्ने में नहीं बनाएंगे, आप इसको छोटा बनाएंगे, शॉर्ट बनाएंगे, ठीक है। एक पेज पर मैं आपको नोट्स दिखाता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको नोट्स दिखाऊं, ये नोट्स इस तरह से बनने चाहिए, यानी ढेर सारी चीजें आपको एक ही पास मिले, कि आपको पढ़ना सिर्फ एक पन्ना पड़े और आपको समझ में सब कुछ आ जाए, ठीक है। आपको इस तरह के नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज हम लोग, ठीक है, हाँ अब से आप ठीक से बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप बड़ा नोट्स बनाएंगे तो आपके मेरे नोट्स और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के नोट्स, किताब, इन सारी चीज़ों में क्या ही फर्क रह जाएगा। उससे अच्छा आप किताब ही पढ़ लीजिए, है ना। आपको किताब नहीं लिखनी है, किताब तो है ही आपके पास, ओके। आपको किस लिए, अपने लिए बनाना है ऐसा जो कि आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लें, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, शुरू करते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, एक दो बार आता है छोटा छोटा, कभी पूछ देता है एंट्रोपी वगैरह के साथ, कि अगर कहता क्या है ये कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दो सिस्टम अगर एक दूसरे से, एक तीसरे सिस्टम से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। देखिएगा क्या दिख रहा है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एक सिस्टम है ए, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ, और एक सिस्टम है सी जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ, ठीक है ना। थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम में बी के साथ। ए भी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सी भी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। यही इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिगर बना लीजिए, इसकी बात खत्म, ठीक है। जब भी कोई सवाल आएगा आप ये देख कर समझ जाएंगे क्या कहना चाहता है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी है, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कल भी आपको बताया है, आप जानते भी हैं, डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, डी क्यू को आप लिख सकते हैं यहाँ पर डी यू प्लस पी डी वी लिख सकते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कहानी, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन, है ना। इसमें कंफ्यूजन होती है, जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनके लिए भी कंफ्यूजन होती है, ठीक। तो रूल बहुत सिंपल है पर आज तक आपको दिखा ही नहीं वो रूल, तो इसलिए हम कहते हैं कि इट इज अ कंफ्यूजिंग पॉइंट, कि वर्क डन और एनर्जी वगैरह में क्या होगा, कैसे होगा। अब बहुत सिंपली देखिए कैसे होता है साइन कन्वेंशन, में आपको दिखाता हूं। आप एक पिस्टन लीजिए, ठीक है। आप एक पिस्टन लिए, ये पिस्टन ऊपर जाना चाहता है, ठीक है। ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, ग्रेविटी नहीं, ठीक है, नहीं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। ये पिस्टन ऊपर जाना चाहता है, कौन ऊपर ले जाएगा, ये गैस एक प्रेशर लगाएगी इसके ऊपर, पी प्रेशर लगाएगी, ठीक है ना। ये इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, ठीक, और ये पिस्टन जाएगा ऊपर,
ठीक, कहाँ जाएगा? ऊपर। मान लीजिए ऊपर गया ये dx, किधर चला? ऊपर की ओर चला ना, किधर चला? ऊपर की ओर चला। ठीक, अगर हम वर्क डन लिखें, वर्क डन लिखें तो फोर्स क्या होगा? वर्क डन dw फोर्स इंटू dx, f डॉट dx। अब मुझे ये बताइए फोर्स की डायरेक्शन क्या है? फोर्स की डायरेक्शन क्या है? फोर्स की डायरेक्शन है जिधर प्रेशर लग रहा है ना, जिधर प्रेशर लग रहा है ऊपर की ओर, तो फोर्स है ऊपर की ओर। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ऊपर की ओर, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ऊपर की ओर। यानी कि F डॉट dx, F इधर एक वेक्टर इधर, dx वेक्टर इधर, F डॉट dx होता है, याद कीजिएगा। F भी एक वेक्टर है, dx भी एक वेक्टर है, लेकिन dw क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो F डॉट dx है F dx cos थीटा, ठीक है ना, F dx cos थीटा। और अब इन दोनों के बीच एंगल कितना है? इन दोनों के बीच एंगल है 0 डिग्री, तो cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो cos थीटा की वैल्यू 1, यानी आ जाएगा F dx। और F dx की जगह आप क्या लिखेंगे? P इंटू A इंटू dx, यानी P इंटू dv। बात समझ में आ गई? dw क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, आ रहा है ना, dw क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। यानी जब वॉल्यूम बढ़े तो पॉजिटिव, वॉल्यूम जब बढ़े तो पॉजिटिव। तो वर्क डन को लोग बोलते हैं कि जब सिस्टम काम करता है, कहते हैं जब व्हेन सिस्टम डज वर्क, वर्क डन इज पॉजिटिव। व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर डज वर्क, वर्क डन इज नेगेटिव। सर जी भूल जाते हैं सर। क्या है? वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी सिस्टम काम कर रहा है। कौन? गैस, गैस काम कर रही है, वॉल्यूम बढ़ा रही है, गैस ने काम किया। तो हमको ये नहीं देखना है सिस्टम काम कर रहा है, ये हमको देखना है वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं। वॉल्यूम बढ़ रहा है, वर्क डन पॉजिटिव, ठीक। वॉल्यूम घटेगा भी, अभी दिखाते हैं कैसे घटेगा। तो एक चीज समझ में आ गई कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वर्क डन पॉजिटिव, ठीक। एक पॉइंट लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए, साइन कन्वेंशन, वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है, या आप लिख भी देते हैं और सिस्टम डज वर्क, ठीक है। तो W क्या लेंगे हम? पॉजिटिव, ठीक। अब देखिए, मान लीजिए ये तो प्रेशर लगा ही रहा है अभी, ठीक है ना, ये प्रेशर लगा रहा है ये, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने एक पिस्टन रखा है ना, एक पिस्टन आपने रखा है, और अब आप क्या कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि पिस्टन हिल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और नीचे से जो गैस का प्रेशर लग रहा है, वो दोनों बराबर है, ठीक है ना, दोनों बराबर, तभी तो ये रुका हुआ है पिस्टन, ठीक। अब देखिए यहां से ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा और नीचे से गैस का प्रेशर लग रहा होगा, ठीक, इसलिए ये पिस्टन रुका हुआ है। अब हम ऊपर से एक फोर्स लगा देते हैं, ठीक है, हम ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। तो ऊपर से जो हमने काम किया, ऊपर से जो काम किया उसके लिए फोर्स इधर, और dx की डायरेक्शन भी इधर, ठीक। तो ऊपर इस फोर्स की वजह से dw ड्यू टू दिस फोर्स, इस फोर्स की वजह से F डॉट dx करते हुए आइएगा तो आपको सेम यही रिजल्ट मिलेगा। अब की बार दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई है? डाउनवर्ड हो गई। बात समझ में आ रही है? हमने फोर्स लगाया, पिस्टन है, ठीक, पिस्टन पे हमने फोर्स लगाया, पिस्टन पे फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर, फोर्स नीचे की ओर, दोनों सेम डायरेक्शन में, cos थीटा 0, F इंटू dx, dw ड्यू टू दिस फोर्स इज पॉजिटिव। बात क्लियर है? ठीक है, लेकिन क्लियर होगा, एकदम क्लियर होगा, ठीक है, अच्छा। लेकिन यही फोर्स को अपोज कौन कर रहा है? ये प्रेशर P। आप इस फोर्स को लगाना बंद आप इस फोर्स को लगाए हुए हैं, ठीक। आप देखिए जो सिस्टम चलाते हैं ना, ये जो हम पिस्टन दबाते हैं, तो हम एक चीज का ध्यान रखते हैं कि इस पिस्टन को ऐसा जब बहुत तेजी से दबाएंगे तो अलग केस हो जाएगा, ठीक है, तब अलग केस हो जाएगा, उसको एडियाबैटिक कहते हैं, है ना, उसको एडियाबैटिक प्रोसेस है। आप सिस्टम को धीमे धीमे दबाते हैं, जैसे मान लीजिए दो लोग एक ही बराबर के हैं, है ना,
जैसे किस चीज का एग्जांपल आपको दे, कोई बहुत भारी सामान आप खींच रहे हैं, ठीक है, बहुत भारी सामान खींच रहे हैं, तो आप उसको बस खींच सकते हैं धीमे 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 धीमे। आपको अगर उसको असिलरेट करना है, आपको उसको अगर असिलरेट करना है तो आपको उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, आपको उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप अगर यहाँ पे एक फोर्स लगाए रखे हैं, एक बॉडी है, इसके दोनों साइड फोर्स लगाए रखे हैं, ठीक, तो इस बॉडी पे नेट फोर्स क्या है, इस बॉडी पे नेट फोर्स क्या है, जीरो, एफ नेट जीरो, ठीक, इसका मतलब m इंटू ए, मास इंटू असिलरेशन, ए नेट असिलरेशन ये भी जीरो है, इसका मतलब असिलरेशन जीरो है, ठीक है, एक्सिलरेशन जीरो है, ठीक। एक्सिलरेशन क्या होता है, एक्सिलरेशन होता है dv अपॉन dt, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है एक्सिलरेशन, ये जीरो है, यानी कि वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ये बात समझ में आ रही है ना? यस सर। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये बात आप समझ गए, यहां से समझ गए होंगे मैथमेटिकली कि जरूरी नहीं है कि आप इस फोर्स को दबाएं तो ये फोर्स ज्यादा ही हो, आप कांस्टेंट वेलोसिटी पा सकते हैं अगर आप जस्ट इसके बराबर फोर्स लगा दें, जितना ये प्रेशर इस एरिया पे फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स आप अगर नीचे की ओर ले आए तो आप कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको धीरे धीरे दबा के नीचे कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब समझ में आ गई। आप एक्सीलरेशन नहीं है आपके पास पर फिर भी वेलोसिटी, यानी ये नीचे जाएगा पर ये फोर्स इसके बराबर है। बात समझ में आ गई, ये फोर्स इसके बराबर है, ठीक, और ये चीज ऐसे चल भी रही है, ये चीज चल भी रही है, ये फोर्स इसके बराबर भी है, नेट फोर्स जीरो होने के बावजूद कोई चीज चल रही है, ठीक। तो यहां से क्या बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है कि इस फोर्स की वजह से तो वर्क डन पॉजिटिव है, लेकिन अगर इस प्रेशर की वजह से वर्क डन देखें तो dw ड्यू टू दिस प्रेशर P, तो ये प्रेशर इसके बराबर ही फोर्स लगा रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है, ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो इस फोर्स की जगह हम प्रेशर लिख देंगे, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। बात समझ में आ गया? यस सर। ठीक है ना? तो इसमें हमको इतना, ये हमने एनालाइज कर लिया, पर हमको याद क्या रखना है, वॉल्यूम अभी इंक्रीज हुआ था तो पॉजिटिव था, अब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे वॉल्यूम डिक्रीजेस और वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, तो W को क्या लिख देंगे, नेगेटिव, ठीक है। ये दो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, तो आप इसको इतना लिखिए फिर बताइए, फिर आगे बढ़े कि हीट के बारे में क्या होती है कहानी। हो गया सर, हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं हीट के बारे में क्या कहा है, ठीक। हीट को भी हम लोग वॉल्यूम से ही समझ सकते हैं, कैसे वॉल्यूम होगा, ठीक, वॉल्यूम के साथ क्या वेरिएशन हो रहा है। देखिए आप मान लीजिए आप सिस्टम को हीट देते हैं, ठीक, आप सिस्टम को हीट देते हैं, है ना, आप सिस्टम एक है आपका, एक वेसल है, एक पिस्टन लगा है, ठीक, समझने याद करने का एक तरीका है, आप एक पिस्टन लगा दिए हैं जिसके अंदर गैस भरी है, आप इसको गर्म कर रहे हैं, आप हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो ये जो हीट है वो किसमें खर्च होगी, du प्लस dw, और dw क्या है, pdv, हीट दे रहे हैं, हीट आप दे रहे हैं सिस्टम को, तो आप देखिए क्या होगा, du को तो छोड़ दीजिए, हीट दे रहे हैं तो du तो टेम्परेचर का फंक्शन है, ये भी बढ़ेगा,
और आप हीट देंगे तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये और तेजी से पिस्टन को मारेंगे, धक्का देंगे। पिस्टन को धक्का देंगे तो ये पिस्टन चलेगा ऊपर की ओर। पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी ये टर्म भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। पॉजिटिव ये भी, पॉजिटिव ये भी, तो डी क्यू क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, डी क्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक, यानी कि आप जब सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो गया। अब आप सिस्टम से हीट निकालना शुरू कर दीजिए। हीट निकालने का मतलब, इसके चारों ओर बर्फ ले आकर रख दीजिए, इसके यहाँ पे बर्फ ले आकर रख दीजिए। ठीक है, ये कंडक्टिंग वॉल है, इसके चारों ओर बर्फ रख दीजिए। तो ये क्या करेगा, इससे हीट खींचेगा। हीट खींचेगा तो एक मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे चल रहा था, ऐसे ऐसे खूब तेजी से चल रहा था। अब क्या होगा, इससे हीट निकाल लिया गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम, अब ऐसे धीमे धीमे चलेगा। धीमे धीमे चलेगा तो दीवार पे धीमे धीमे लड़ेगा, धीमे धीमे लड़ेगा तो इस पर ये क्या होगा, पिस्टन अपने आप नीचे आ जाएगा। पिस्टन नीचे आ जाएगा, एक ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी चेंज नेगेटिव, और डी यू भी डिक्रीजिंग, तो हीट भी में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो जब आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो पॉजिटिव, हीट निकाल रहे हैं तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये भी दो लाइन लिखिए। पहला लिखिए, हीट गिवन टू सिस्टम, ये हो गया आपका पॉजिटिव, और हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम, नेगेटिव। ठीक है, ये दो चीजें आप लिख लीजिए। लिख लिया होगा, मिटाते हैं इसको। अब हम आते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पे, प्रोसेसेस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे आते हैं। आपने तो पढ़ा ही होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेसेस आपने पढ़े है ना, डायनेमिक प्रोसेसेस। पहला हम लोग पढ़ते हैं आइसोकोरिक, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस का क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक। ठीक है, बार जो होता है, बार, बार, मिली बार, ये सब किसका यूनिट होता है, प्रेशर का यूनिट होता है, इसीलिए बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, यानी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है ना, ये कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस होता है। कैसे होता है, देखिए आप क्या करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस आपको करने के लिए, आपको कोई, मान लीजिए आपने पिस्टन रखा है, ठीक है, और आप इस पे वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, दबा रहे हैं, तो प्रेशर इसका बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा इसका, तो इसका अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो आप इसके चारों ओर कोई ऐसा एजेंट लगा लीजिए ताकि इसमें से ये टेम्परेचर खींचता रहे, है ना। क्या होगा, जैसे मान लीजिए 100 बच्चे एक रूम में हैं और रूम को आप छोटा कर रहे हैं, तो क्या होगा, बच्चे घबराएंगे, यानी उनका प्रेशर बढ़ेगा। ठीक, प्रेशर बढ़ेगा। अब क्या कीजिए, बच्चों को निकालते जाइए, एक एक दो दो बच्चे को निकालते जाइए, तो बच्चे कंफर्ट में रहेंगे, रूम छोटा हो रहा है, बच्चे भी कम हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब आपको यहाँ से हीट थोड़ी थोड़ी निकालनी होगी, है ना। एग्जाम्पल ऑफ प्रीवियस फोर्स, हाँ हाँ, ऐसा ही। ठीक, और अगर आप मान लीजिए इसको आप एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक, आप बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, रूम बड़ा कर रहे हैं, रूम बड़ा कर रहे हैं, आप चाहते हैं उतना ही प्रेशर मेंटेन रहे। ठीक, तो क्या होगा, आप इसको हीट देंगे, आप इसको हीट देंगे तो क्या होगा, ये जाकर कोलाइड करेगा और तेजी से, और तेजी से कोलाइड करेगा, तो आपका प्रेशर वो मेंटेन रहेगा, है ना। इस तरह से आइसोबारिक प्रोसेस करते हैं। अब इसका ग्राफ क्या होता है, पीवी डायग्राम में इसका ग्राफ होता है पी वी, ये है ना, ये पी है, वी है, ये देखिए एक कांस्टेंट प्रेशर है पी नॉट, इसी पर रुका हुआ है, वी एक्सिस के पैरेलल है आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आप जानते हैं
कि वॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारा आया था। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आप जानते हैं V/T क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आज भी कई बार एग्जाम्स में इसका यूज होता है और डायरेक्ट यूज हो जाता है ना। तो छोटी चीज हमको लगती है V/T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिए। अगली चीज आप देखिए कि वर्क डन अगर हमको आइसोबारिक प्रोसेस में निकालना है, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस dW इज इक्वल्स टू PdV। ठीक, या W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dW इज इक्वल्स टू इंटीग्रल PdV, बट P इज कांस्टेंट। ठीक है, P इज कांस्टेंट, तो आप इसको P को इंटीग्रल से बाहर कर लेंगे और इंटीग्रल dV होगा। अगर ये वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो रहा है तो आप इसको सीधे P V2 माइनस V1 या P डेल्टा V लिख सकते हैं। यानी कि आपको आइसोबारिक प्रोसेस में इंटीग्रल करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इनिशियल और फाइनल प्रेशर वॉल्यूम पता रहे तो आप डायरेक्ट P डेल्टा V लिख देंगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये है। ठीक, तो आपका जो आ जाएगा इक्वेशन dq इज इक्वल्स टू du प्लस P डेल्टा V, जाएगा आपका इक्वेशन। ठीक, एक और चीज आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आप देखिए, आप लिख सकते हैं dq इज इक्वल्स टू NCP dt। ठीक है, क्योंकि यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए dq इज इक्वल्स टू NCP dt। इतनी चीज नोट कर लीजिए आइसोबारिक प्रोसेस में, इससे ज्यादा नहीं है कुछ भी। फिर हम लोग अगले टास्क पे चलते हैं। नहीं, dw स्टेट फंक्शन नहीं होता, अभी बता देते हैं। ठीक है, मिस हो गया होगा सर यहाँ पे P डेल्टा V जो V2 माइनस V1 है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, तो यहाँ पे इसको स्टेट फंक्शन नहीं कह सकते हैं। नहीं, यहाँ पर स्टेट फंक्शन नहीं कह सकते, अभी आपको बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक, आपका क्वेश्चन अच्छा है। देयर इज नोट हो गया होगा, हटा दें, टाइम भी खत्म हो गया यस है। सर। ठीक है, तो हम लोग फिर से अभी जुड़ते हैं, टाइम खत्म हो गया है। चलिए, देखिए चीजें आपको इजी लग रही हो, मतलब कुछ चीजें इजी लगेंगी, पर क्वेश्चन यहीं से अभी आ जाएगा। ठीक, तो आपको यहाँ से आश्चर्य होगा कि कैसे हो गया ये सब, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, जो भी। आइए देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस? कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट नहीं, वॉल्यूम। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक, तो अगर आप इसका पीवी डायग्राम देखेंगे, ठीक है ना, पीवी डायग्राम देखेंगे तो वॉल्यूम का आपको कांस्टेंट रखना है। ये V है, ये P है। वॉल्यूम कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन आएगी प्रेशर एक्सिस के पैरेलल, ये है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक, यानी कि कहीं पे भी अगर आपको पीवी डायग्राम दिया, ऐसे मत देखिए इसको, ठीक है, छोटी मोटी चीज नहीं है। आप देखिए कहीं पे भी अगर आपको पीवी डायग्राम दिया है, उस पीवी डायग्राम में आप कोई भी अगर लाइन देख लिए जो वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल है, प्रेशर एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना, प्रेशर एक्सिस के पैरेलल है, तो आप समझ जाएंगे कि आइसोकोरिक प्रोसेस। जैसे कि मान लीजिए आपको एक डायग्राम दे दिया, पीवी डायग्राम है ना, इस डायग्राम में बोल दिया कि ऐसे है, आपको नहीं पता ये क्या हो रहा है, और आपको पता है कि ये जो पोर्शन प्रेशर एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, इसका मतलब ये वाला आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आपको इस तरह से आइडेंटिफाई करना है, ऐसे सिंगल लाइन बना के थोड़ी ही दे देगा हमको एग्जाम में, है ना, हमको इस तरह से देगा। अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक, तब आपको और क्लियर हो जाएगा।
अब देखिए क्या हो रहा है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो आप देखिए V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक, यानी कि dV इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, यानी P dV इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0, यानी dW क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक, dW 0 हो जाएगा, यानी कि dQ इज इक्वल्स टू du आ जाएगा। यानी कि आप जितनी हीट देंगे वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च हो जाए, ठीक है। अब यहां से आप जानते हैं कि du क्या होता है, du होता है NCV dt, ठीक, NCV dt होता है, इसलिए आपका dq भी जो हो जाएगा NCV dt आ जाएगा, ठीक। यानी अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि भैया आप ये बताइए कि एक प्रोसेस है जो आइसोकोरिक है, उसमें ये चीजें हो रही हैं, उसमें हीट निकालिए, तो हीट निकालने के लिए हम क्या यूज कर देंगे, NCV dt कर सकते हैं, ठीक है, हमको जहां से संभावना अच्छी है, ठीक। तो ये है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस की कहानी, ठीक। तो देख लीजिए इसमें कुछ बचा, हाँ, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए P/T कांस्टेंट होता है, V कांस्टेंट है तो P/T भी कांस्टेंट है। कहां से आ रहा है ये सब के सब TV is equals to nRT से आ रहा है, जानते हैं ना, V कांस्टेंट है तो P/T कांस्टेंट होगा, P कांस्टेंट है तो V/T कांस्टेंट होगा, सिर्फ यहीं से आ रहा है सब के सब, ठीक है। तो P1/T1 is equals to P2/T2 हो जाएगा, इतना नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस पे। हो गया होगा, इधर से मिटाते हैं। तीसरा है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक, आइसोथर्मल, ये नहीं भूलता है, नहीं, ये है कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है ना। अब देखिए कैसा इसका ग्राफ आता है, इसका ग्राफ आता है P V, है ना, ये ग्राफ है कांस्टेंट टेम्परेचर का, ठीक, ऐसा ही कुछ होता है, ये होता है, ऐसा ग्राफ होता है, आप जानते हैं, ठीक। कांस्टेंट टेम्परेचर है, T कांस्टेंट है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए नहीं, आइडियल गैस के लिए अगर आइसोथर्मल प्रोसेस दिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी du क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन, टेम्परेचर का, टेम्परेचर नहीं बदल रहा तो इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगी। यहां पर क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल्स टू dw हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जितनी आप हीट देंगे सिस्टम को, उतना वो वर्क कर देगा, ठीक है, इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगा, वो पूरा का पूरा वो वॉल्यूम एक्सपेंशन में चला जाएगा, ठीक है। और अगर आप dw काम करते हैं तो वो पूरी की पूरी हीट बाहर निकल जाएगी। जैसे अगर आप वर्क करेंगे तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी यहां से देखिए जस्ट अपोजिट, dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw, ठीक है। अगर आप dw देखें तो आएगा dq माइनस du आएगा ना। तो अगर आप किसी सिस्टम पे वर्क करते हैं तो उसके भी दो पार्ट होंगे, एक हीट एनर्जी बाहर निकलेगी और दूसरा इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। अब देखिए, आप देखिए कि अगर आप इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं करते हैं, इसका मतलब जितना आपने वर्क डन किया है सिस्टम पे, वो सारा का सारा आपको क्या करना पड़ेगा, हीट एनर्जी के फॉर्म में बाहर देना पड़ेगा, ठीक। बाहर देने का मतलब क्या है कि आप मान लीजिए कोई वेसल रखे हैं, कोई मतलब कंटेनर रखे हैं, उसको उस पे आप पिस्टन से दबा रहे हैं तो क्या होगा, उसका हीट बढ़ेगा, पिस्टन को दबाइएगा तो हीट क्या होगा, बढ़ेगा। साइकिल में हवा आपने भरी है, साइकिल में लगभग सभी ने हवा भरी होगी, तो अगर हवा भरी है तो उसका जो वो जो साइकिल का पंप होता है वो पंप गर्म हो जाता है ना,
तो उस तरह से आप देखिए dW इज इक्वल टू dQ। अब पंप के चारों ओर क्या क्या करना पड़ेगा आपको बर्फ लगाना पड़ेगा ताकि वो पूरी हीट निकल जाए बाहर। ठीक है, ये चीज आपको करनी पड़ेगी। dQ इज इक्वल टू dW। आपका क्वेश्चन हम स्टेट फंक्शन याद रखे हैं। ठीक है, स्टेट फंक्शन अभी हम बताते हैं। ठीक, अब देखिए dW क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए वर्क डन निकालते हैं। dW इज इक्वल टू PdV। ठीक है, या W इज इक्वल टू इंटीग्रल PdV। ठीक, PdV को आप P को चेंज कर सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक, या P इज इक्वल टू हाँ P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। तो यहाँ पर ले आके रखेंगे तो आपको क्या आएगा, इंटीग्रल nRT अपॉन V dV। देखिए nR और T आइसोथर्मल है, T भी कांस्टेंट, तो nRT कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या आएगा आपका W, क्या आएगा W आएगा आपका nRT इंटीग्रल 1 अपॉन V dV। 1 अपॉन V dV का इंटीग्रल होता है ln V। ठीक है, nRT ln V है ना। ln V कौन सा है, ये लॉग एक्सपोनेंट वाला है, एक्सपोनेंशियल वाला है ना। तो देखिए इसको आपको चेंज करना है। मान लीजिए आप देखते हैं फॉर V1 से V2 वॉल्यूम चेंज के लिए देखते हैं, तो W क्या आ जाएगा आपका nRT ln V2 अपॉन V1। ठीक है, यहाँ पर आप क्या रख देंगे, लिमिट रख देंगे। ठीक है, तो W इज इक्वल टू 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। ये लॉग कौन सा है, बेस 10 वाला है। ठीक है, ये सारी कहानी तो आप पढ़े हुए हैं, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। एक और चीज, यहाँ पर क्या होता है, T कांस्टेंट है तो P इंटू V का रेशियो कांस्टेंट होता है ना। यहाँ पर क्या होता है, PV कांस्टेंट, यानी कि P1 V1 क्या होता है, P2 V2 के बराबर। ठीक, छोटी चीजें हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बताते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये जो है, एक बार कभी पूछा भी हुआ है कि ये जो आपका ये जो कर्व है, ये कर्व दिखाता क्या है। तो ये कर्व एक्चुअली आपको दिखाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन। ठीक है, क्या है, P इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से इक्वेशन देखिए क्या है, P इज इक्वल्स टू K अपॉन V। ये इक्वेशन है ना, P इज इक्वल्स टू K। एक कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है, N R T तीनों कांस्टेंट। तो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x, इस माफिक है ना, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब आगे हम देखते हैं एडियाबैटिक पे आने से पहले कि स्टेट फंक्शन की बारे में कहानी क्या है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। हो गया, हो गया, अच्छा ठीक है। अब देखिए मुझे याद भी नहीं है, पर इंपॉर्टेंट चीज है ये कि वर्क डन क्या स्टेट फंक्शन हो सकता है, क्या हीट गिवन स्टेट फंक्शन हो सकता है। ठीक है, पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका स्टेटमेंट टाइप में। जैसे स्टेटमेंट नहीं देता है कि दिस एंड दिस इज द प्रोसेस, ठीक है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ऐसा पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम आपको मान लीजिए बोल देता है कि क्वेश्चन है इन आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, इन आइसोकोरिक प्रोसेस, ऑप्शन ए टेम्परेचर इज कांस्टेंट,
एब्सोल्युटली गलत है ना। टेम्परेचर इज कांस्टेंट ऐसा पूछा हुआ है, बट आई डोंट रिमेम्बर द क्वेश्चन, है ना। आई हैव टू सर्च इन माय नोट्स। एक क्वेश्चन पूछ दे कि हीट गिवन इज स्टेट फंक्शन, सी है, प्रेशर इज कांस्टेंट, और डी है हीट गिवन इज पाथ फंक्शन। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस है, उससे पहले हम आपको बताते हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन है क्या। पाथ फंक्शन होगा, अभी बताते हैं, ठीक है, अभी बता देते हैं। आप देखिए स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन है क्या, पहले ये देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए एक पीवी डायग्राम हम बना लेते हैं, पीवी। इसमें एक प्रोसेस है जो पॉइंट ए से चल रहा है और बी पे पहुंच रहा है। ठीक, और यही ए से बी तक हम दूसरे भी एक पाथ से जा रहे हैं, जो पाथ ऐसे होके जा रहे हैं, यानी एक पाथ ये है, एक पाथ ये है। ठीक है, तो ये देखा गया कि कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी जी है, ये सारे ऐसे हैं जो कि पॉइंट ए पर उसकी और बी पर वैल्यू फिक्स्ड रहेगी, चाहे आप कैसे भी जाइए। ठीक है, ए पर उसकी कोई वैल्यू फिक्स्ड है, आप बी पे पहुंच गए तो उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक, वो है पाथ स्टेट फंक्शन, क्योंकि वो स्टेट पे डिपेंड करते हैं, है ना। दूसरा, आप क्यू हीट ले लीजिए, वर्क डन ले लीजिए, तो ये सब पाथ फंक्शन है। मतलब क्या हुआ कि आप ए से बी पाथ 1 से जाइएगा तो कुछ और हीट लगेगा, ए से बी पाथ 2 से जाइएगा तो कुछ और हीट लगेगा। अब सर समझ में नहीं आ रहा, सर कुछ एग्जांपल दीजिए। ठीक, आपको बताते एग्जांपल देते, जैसे ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी की वैल्यू हर जगह पर अलग अलग होती है, आपको पता है, होती है ना। जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। नहीं याद आ रहा होगा लेकिन आप ये फार्मूला कहीं तो पढ़े होंगे, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये होती है अलग अलग जगह पर, जैसे समुद्र तल पर, है ना, जो सी लेवल होता है वहां पर ग्रेविटी, अरे वो इक्वेटर्स पे ग्रेविटी पाई गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों के यहाँ अलग है 9.7 या 9.6 समथिंग हो। ठीक है, कि हम लोग, क्योंकि हम लोग इक्वेटर से दूर है तो हम लोग के यहाँ कम है ग्रेविटी। बात समझ में आ रही है। तो अगर आप मान लीजिए अमेरिका से गोरखपुर आना चाहते हैं, तो आप अमेरिका से गोरखपुर आप थ्रू अरब आए, चाहे थ्रू सिंगापुर आए, थ्रू जापान आए, कहीं से आए, ग्रेविटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। उसी तरह से टाइम है, टाइम, आप टाइम जो है अमेरिका से इंडिया आइएगा तो इंडिया का ही टाइम बचेगा हमेशा। अगर 1:30 बज रहा है, चाहे आप अमेरिका से आप 12 बजे निकलते हैं और इंडिया 1:30 बजे पहुंचते हैं, ठीक है ना, तो इंडिया का टाइम आप हमेशा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इंडिया का टाइम क्या हो रहा है। आप अमेरिका से जब भी निकलिएगा, जिस भी पाथ से निकलिएगा, आप इंडिया में टाइम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दोज आर स्टेट फंक्शन। ऐसे ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होता है, ठीक है ना, वो आप जैसे अक्षांश और देशांतर कहते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो भी फिक्स होता है। ठीक है ना, तो ये सारे क्या है, स्टेट फंक्शन। दूसरी चीज, फ्यूल, जैसे फ्यूल, आपका फ्यूल खर्च हो रहा है, आप सिंगापुर से आइएगा अमेरिका से तो आपका कम फ्यूल खर्च होगा। ठीक है, जापान से आइएगा थोड़ा ज्यादा होगा, अरब रास्ते आइएगा तो और ज्यादा खर्च होगा। ठीक है, तो फ्यूल क्या हो गया, पाथ फंक्शन हो गया। टाइम, आने जाने में कितना टाइम लगा, ठीक है, आने जाने में कितना टाइम लगा, आप जिस शॉर्टेस्ट पाथ से आइएगा कम टाइम लगेगा, ज्यादा बड़े पाथ से आइएगा ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो क्या हो गया, पाथ फंक्शन। बात समझ में आ गई। तो वो सारी चीजें ही डिफाइन डिफाइन करती हैं कि स्टेट फंक्शन क्या है और पाथ फंक्शन क्या है। क्लियर हो गया होगा, कहानी क्लियर हो गई होगी आपको, है ना। अब इसका यस सर। इसका देखते हैं हम लोग कि आइसोकोरिक प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये तो बकवास चीज है ना, होती ही नहीं है। प्रेशर, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है।
अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो क्या होगा आपका पी डीवी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी डी क्यू क्या आ जाएगा, डी यू के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए आप जानते हैं कि हीट गिवन जो है वो आपका पाथ फंक्शन है, क्योंकि आप किस पाथ से ले जा रहे हैं हीट आपको उसी के अकॉर्डिंग देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हीट गिवन आपका एक पाथ फंक्शन है, लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट गिवन किसके बराबर है, du के बराबर है, और du क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। यानी कि इस प्रोसेस में हीट गिवन क्या हो जाएगा आपका, एक स्टेट फंक्शन। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, तो ये कहानी है ठीक है, तो ये कहानी है कि असल में हीट गिवन और वर्क डन तो होता है पाथ फंक्शन, लेकिन वर्क पाथ फंक्शन नहीं नहीं नहीं, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में अभी नहीं बताया मैंने, ठीक है। इसको नोट कर लिया है आपने, नोट कर लिया है आपने। ठीक है, यस सर। ठीक है, मिटाते हैं। ठीक, एडियाबैटिक हालांकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक, अभी पढ़ाते हैं तो आपको बता देते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या हो जाता है, स्टेट फंक्शन। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन जो है वो स्टेट फंक्शन। ठीक, चलिए पढ़ा देंगे, हो जाएगा आराम से। चौथा जो प्रोसेस है आपका, वो प्रोसेस है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, क्या चीज इसमें कांस्टेंट होता है, डेल्टा क्यू जो होता है हीट मतलब गिवन 0 हो जाता है। हाँ, डेल्टा क्यू जो होता है वो क्या होता है, 0, ठीक है। हीट गिवन जो होता है वो 0 होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप देख सकते हैं कि आपका डी डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे डी क्यू 0 हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी, ठीक है। एक और चीज बताते हैं पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन को लेकर, ठीक है। वो चीज जैसे ज्यादा हम लोग मतलब इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, पर एक क्रुशियल चीज है कि जो आपका पाथ फंक्शन जो होते हैं, जो पाथ फंक्शन होते हैं, उनको आप कभी भी डायरेक्ट इंटीग्रल जो होते हैं उसके फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अब डी यू, डी डब्ल्यू या डी क्यू नहीं लिख सकते, आप इसको डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है। और जो स्टेट, हाँ, इंटीग्रल के ये डी के फॉर्म में नहीं लिख सकते, परफेक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। और जो आपके स्टेट फंक्शन है उनको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो असल में जो रिलेशन वो आएगा वो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू आएगा, ठीक है। पर ये रिलेशन आप लिख लीजिए एक जगह पर, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। बट इसका जानते हैं एक जैसे एक सिग्निफिकेंस जो होता है वो नहीं होता है, दिस इज अ मैथमेटिकल करेक्शन कि आप मैथमेटिक्स के हिसाब से सही लिखिए, है ना, इस वजह से हम ऐसा लिखते हैं, ओके। बाकी इसमें कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है जो प्रभाव डालती है, ठीक। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस डी यू हो गया। अब देखिए क्या हो गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस डी यू, जो आपका पीवी ग्राफ आता है वो आता है ऐसे, ये भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। यहां पर p v टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, न कि p v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये गामा ये गामा आ जाता है यहीं पर इंट्रोड्यूस हो जाता है, p v टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है, न कि p इंटू v कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एक और चीज आप लिखिएगा कि जो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप एक और चीज कहते हैं, इसको बोलते हैं सडन प्रोसेस, ठीक, सडन प्रोसेस। और आइसोथर्मल वाले के पास लिख लीजिएगा, आइसोथर्मल वाले के पास आप लिख लीजिएगा स्लो प्रोसेस, ठीक।
ये जरूर से लिख लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपको किसी क्वेश्चन में बोलेगा कि अ पिस्टन इज मूव्ड सडनली, ठीक है, तो आप समझ जाइए एडियाबैटिक प्रोसेस है। अ पिस्टन इज मूव्ड स्लोली, तो आप समझ जाइए वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है ना, ये समझने का ही तरीका है। ये सडन प्रोसेस है और ये स्लो प्रोसेस है। ठीक, ये कहानी हो गई। अभी हम लोग गामा के बारे में और भी बात करेंगे। ये क्या होता है, गामा क्या होता है? गामा को हम असल में लिखते हैं एडियाबैटिक पॉइसन रेशियो। पॉइसन साइंटिस्ट का नाम है। ठीक, एडियाबैटिक पॉइसन रेशियो कहते हैं। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग एक और चीज निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ, देखिए ये भी इसी तरह से है, ये भी इसी तरीके का है। और आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में भी, आइसोथर्मल प्रोसेस में भी आप देखे थे, यहाँ T जब कांस्टेंट है तो कर्व ऐसा ही आया था। तो इन दोनों के स्लोप में अंतर क्या है, और अगर ये दोनों चीजें आपको एक साथ दे दी जाती हैं तो आप उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि स्लोप में क्या रिलेशन है। इसको हटा देते हैं। ठीक है, relation between slopes of adiabatic and isothermal। ठीक है, आप जान रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, तो आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आएगा, पहले इसको कांस्टेंट रख के इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको कांस्टेंट रख के इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो आएगा dp इंटू वी प्लस dv इंटू पी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहां से आप dp अपॉन dv, देखिए p है और v है, y है x है, तो y अपॉन x इसका स्लोप होगा, तो dp अपॉन dv आ जाएगा आपका माइनस p, देखिए माइनस p अपॉन v, ये इसका स्लोप आ गया। ठीक है, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये है, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए pv टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dp v टू द पावर गामा प्लस v टू द पावर गामा को करेंगे तो आएगा गामा v टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू dv इंटू p का p ही रह जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब देखिए डिफरेंशिएशन सही हुआ है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, dp अपॉन dv, यहाँ नहीं, हाँ ठीक है सही है। अब देखिए dp अपॉन dv आपको करना है, यहाँ से dp अपॉन dv, ये चीज उधर जाए तो आ जाएगी माइनस गामा p। ठीक, और ये है v इंटू वी टू दी पावर गामा माइनस 1, और नीचे आएगा v टू दी पावर गामा। अब देखिए गामा माइनस 1 ऊपर है, नीचे है ये गामा, इसको जरा सॉल्व करेंगे तो आएगा dp अपॉन dv माइनस गामा p v टू दी पावर गामा, और गामा माइनस 1 को नीचे लाएंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ गामा माइनस, तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस गामा p अपॉन v। तो dp अपॉन dv क्या आ गया, माइनस ऑफ गामा p अपॉन v। ठीक है, तो देखिए आपका जो कर्व आया, आपका जो स्लोप आया, P अपॉन V किसका स्लोप है, आइसोथर्मल का स्लोप। ठीक, तो स्लोप के बीच जो रिलेशन आया वो ये आया कि स्लोप ऑफ आइसोथर्मल रिलेशन आया, यानी कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज इक्वल्स टू माइनस गामा टाइम स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन बन गया। ठीक है, अब देखिए रिलेशन में क्या क्या जानने वाली बात है कि गामा की वैल्यू जो होती है हमेशा 1 से बड़ी होती है। ठीक, हमेशा, माइनस गामा टाइम नहीं, ये माइनस माइनस है ना, तो गामा टाइम्स, ठीक है, माइनस गामा टाइम, गामा टाइम्स, गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, यानी कि जो आपका स्लोप है वो हमेशा ही
वो हमेशा ही आइसोथर्मल का स्लोप कम होगा, कितना, गामा टाइम्स एडियाबैटिक का। एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होगा। ठीक, अब देखिए, आपने मान लीजिए ऐसे एक आइसोथर्मल बना लिया, ठीक, P है B है, एक आइसोथर्मल बना लिया। इसका स्लोप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस पे ऐसे डाल देंगे, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या आएगा, इस तरह से देखिए, मान लीजिए नेगेटिव स्लोप देखते हैं, माइनस साइन है, तो नेगेटिव स्लोप इसका ये आ गया, ठीक है, थीटा एंगल। आइसोथर्मल का अगर ये स्लोप है, ठीक है ना, ये वाला एंगल इसका स्लोप है, तो एडियाबैटिक का स्लोप इससे हमेशा ज्यादा होगा। यानी सेम कर्व में अगर आप कोई एडियाबैटिक प्रोसेस देखना चाहते हैं, तो ये देखिए, ये एडियाबैटिक प्रोसेस जिसका स्लोप इससे भी ज्यादा है, इसका एंगल कम, इसका एंगल ज्यादा। दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है। एक और चीज बनाते हैं, मान लीजिए एक ये आपका सर ग्राफ एक बार और बता दीजिएगा। बनाते हैं, ठीक है, किधर आगे बढ़ो, उधर से दिखता नहीं। मान लीजिए आप एक आइसोथर्मल कर्व बनाते हैं इस तरह, ठीक है। तो इसका स्लोप कैसा होगा, आप इसके किसी पॉइंट से, इस पॉइंट से ऐसे ले जाइए और इसको एक्सिस से मिला दीजिए, ठीक है ना। तो ये जो एंगल थीटा है, चूंकि देखिए माइनस साइन है यहाँ पर, तो ये जो एंगल थीटा है वो नेगेटिव से, आप नेगेटिव एक्स से मेजर करेंगे, ठीक है, यानी नेगेटिव वी से मेजर करेंगे, तो आपको ये चीज स्लोप देगी। देखिए ना, टेन थीटा ही तो होता है स्लोप, टेन थीटा, ठीक है। और टेन थीटा चूंकि इंक्रीजिंग होता है 0 से 90 डिग्री के लिए, तो थीटा ही आप स्लोप मान लीजिए, टेन थीटा। तो स्लोप, अभी इसका एंगल क्या है, इसका एंगल छोटा दिख रहा है, लेकिन अभी आप क्या कीजिए, एक और ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ, ये ग्राफ ये है, अब एक ऐसा ग्राफ, इसका स्लोप देखिए, इस पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट डालिए तो क्या होगा, ये एंगल आ रहा है। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि ये एंगल आपका छोटा है, और ये एंगल छोटा है, और ये एंगल आपका बड़ा है। दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना। यस सर। तो ये एंगल बड़ा है, इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों कर्व में ए बी और ए बी डैश में कौन सा एडियाबैटिक होगा, तो आप क्या कहेंगे कि जिसका स्लोप बड़ा हो, ठीक है। यानी ए बी डैश क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक हो जाएगा। क्लियर है। यस सर। ठीक, आपको एक और एग्जांपल देते हैं, आपका वेल नोन एग्जांपल है, आपने इसको नोट कर लिया है, नहीं किया है तो यहां दे देते हैं। आपने कार्नो इंजन पढ़ा होगा, तो कार्नो इंजन में आप जो पीवी डायग्राम बनाते हैं उसको इस तरीके से बनाते हैं, ठीक। ये होता है ए बी सी डी, ए बी, इसमें बताइए, मैं अगर आपसे पूछूं कि एडी और इसमें डीसी को हम लोग आइसोथर्मल कर देते हैं, और इन दोनों को सर उसमें एडियाबैटिक, एडी और बीसी को कहते हैं। एडी और बीसी का स्लोप अधिक होता है, इसलिए इनको एडियाबैटिक कहते हैं, है ना। और यस एबी सर। और यस। सीडी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोथर्मल कहते हैं। यहां से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं एक दो। हो गया सर। हो गया। चलिए यहां से मिटाते हैं और आपको क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन का शुभारंभ होता है ना। क्वेश्चन में पहले यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन है, when an ideal gas expanded adiabatically, ठीक है, when an ideal gas is expanded adiabatically from V naught to 3 V naught, ठीक है, with
change in temperature, change in temperature T naught to T, ठीक है ना, फाइंड T अपॉन T नॉट, ठीक, यही आपको फाइंड करना है। ऑप्शन ए है आपका 1/3, ऑप्शन बी है आपका 1/3 टू द पावर 2/3, ऑप्शन सी है 2/3 टू द पावर 1/3 और ऑप्शन डी है 3, ठीक है, ये चीज आपको करना है, ठीक। यहाँ पर दिया हुआ है आइडियल गैस की जगह आइडियल मोनो एटॉमिक गैस दिया है, ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस, यानी इसके लिए गामा क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा इसके लिए मोनो एटॉमिक के लिए 5/3 5/2/3, 5/3, ठीक है, गामा yes इसके मैम। लिए 5/3 हो जाएगा। इसको आप कर सकते हैं, एक बार जरा कीजिए इस सवाल को, कोई एक विद्यार्थी भी इसका उत्तर दे दे, फिर मैं आपको बताता हूँ कुछ। कर सकते हैं आप, PV टू दी यस पावर, सर कर रहे हैं। हाँ हाँ कीजिए, PV टू दी पावर गामा की हेल्प से ही निकलेगा, ठीक है। अब रिलेशन बता देते हैं, PV टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें आप P की जगह nRT/V रख दें तो V टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ से nR सर तो डी वाला ऑप्शन T V टू दी पावर 1/3 टू द पावर 2/3 यस सर। ये रिलेशन आपका यूज होगा, ठीक है, क्या आया है 1/3 टू दी पावर 2/3, 2/3 ये आया है आपका, ठीक। अब देखिए फॉर्मूला क्या यूज करना था, TV टू दी पावर गामा -1, आपने रियल गैस इक्वेशन यूज करके ये फॉर्मूला चेंज किया था, जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं बता देता हूँ, वॉल्यूम क्या हो रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, यानी PV टू दी पावर गामा यूज करें, ठीक। अब हमको टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया है, ठीक है, तो इसको रिलेशन को चेंज करेंगे, क्या यूज करके, PV इज इक्वल्स टू RT यूज करके, यहाँ से P की वैल्यू हमने रख दी RT/V, n तो ऐसे रख दिया है, ठीक है, तो वो तो कांस्टेंट में चला ही जाएगा, तो यहाँ देखिए T और V टू दी पावर गामा V टू दी पावर गामा -1, TV टू दी पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, यानी कि T1 V1 टू दी पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 टू दी पावर गामा -1, ठीक है, T1 क्या दिया है, T नॉट दिया है, V1 क्या दिया है, V नॉट, T2 क्या दिया है, T दिया है, और V2 क्या दिया है, 3V नॉट, ठीक। क्या पूछा है, T/T नॉट, तो यहां रखेंगे आप, तो देखिए T नॉट V नॉट टू दी पावर गामा -1 इज इक्वल टू T 3V नॉट टू दी पावर गामा -1, यहां से T/T नॉट निकालेंगे, T/T नॉट तो आएगा V नॉट अपॉन 3V नॉट टू दी पावर गामा -1, और गामा की वैल्यू है 5/3, तो यहाँ रख दीजिए 5/3 -1, तो आ जाएगी V नॉट से V नॉट कैंसिल, 1/3 टू दी पावर 2/3, ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इस सवाल में खास बात क्या थी, ये सवाल आपका नेट 2016 का क्वेश्चन, ठीक, ऐसा नहीं कह रहे आपसे कि ऐसा ही सवाल पूछता है, हम ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे भी सवाल पूछते हैं, आप इस सवाल को इग्नोर कर रहे थे, आपने इसको पढ़ा है, आप कर सकते हैं, ठीक, आप इसको इग्नोर करके चल जाएंगे कि नेट में तो पता नहीं क्या पूछता होगा, ठीक है, जैम में क्या पूछता होगा, इजी क्वेश्चन इस लेवल से भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो देखते हैं क्या है 37 और इस तरह के मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस और दे दूंगा,
ठीक है, एज एन असाइनमेंट फिलहाल क्लास खत्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि हो नहीं पाएगा कुछ और, है ना। तो हम 1 2 3 क्वेश्चन आपको दे देंगे करने के लिए, ठीक, किसी को नोट करना है तो कर लीजिए, ठीक है ना। हम आपको 1 2 3 क्वेश्चन दे देंगे, आप उसको कर लीजिएगा और कल उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास के बारे में अपने कमेंट जरूर बताइएगा, जो नए विद्यार्थी हैं वो प्लीज हमको कमेंट करके बताएंगे कि क्लास कैसी थी, क्या थी, उन्हें समझ में आया नहीं आया, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी हैं, कोई भी आपको डाउट है जरूर संपर्क कीजिए, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पर या ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, हम ग्रुप में आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, ठीक है। तो चलिए क्लास खत्म करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, गुड नाइट, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम।